हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विजन एकेडमी। आज की हमारा क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो सर्वोच्च स्थान की बात की रही है। कलाओं में चित्रकला में सर्वोच्च स्थान तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसको मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। चित्रसूत्र में कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किस उससे? कला नाम प्रवरम चित्रम। ये श्लोक याद कर लीजिए सब लोग। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस कला द्वारा होती है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कलाओं द्वारा होती है? वही कला जिससे लोग जीविका के लिए धन अर्जित करते हैं, तो वो उपयोगी कला है। कल भी बताए थे, समाज की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कला की उपयोगी कला कहा जाता है। उपयोगी कला को कारू शिल्प अर्थात उपयोगी कला कहा जाता है, जैसे सुनारगिरी, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी आदि सब कलाएं जो होती हैं। ललित कलाओं के वर्गीकरण में पांचवा स्थान कौन सी कला का है? पांचवा स्थान पूछ रहा है, तो वास्तु का। ललित कला में वास्तु का पांचवा स्थान है। याद रखना है कि ललित कला में जो पांच कला है, पांचों कला में किस कला पे कौन सा नंबर पे है, ये याद रखिए। वास्तु का 5 नंबर पे पूछता है, काव्य कला पहले नंबर पे है, तो सबका याद रखिएगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मानव शिल्प दो भागों में बांटा गया, चारु अर्थात ललित कला, कारू अर्थात उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें क्रमशः फाइन आर्ट यानी ललित कला को फाइन आर्ट कहा जाता है और उपयोगी कला को क्राफ्ट कहा जाता है। कहाँ? यूरोप में। ललित कलाओं में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना की गई है। नंबर पे काव्य कला है, दूसरे नंबर पे संगीत कला है, फिर चित्र है, मूर्ति है, देन स्थापत्य है। अथवा पांचवी और अंतिम कला कौन है? वास्तु कला है। विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चित्रसूत्र नारायण मुनि को। चित्रसूत्र किसको? नारायण मुनि को। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि को। दोनों का याद रखना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण आएगा तो मार्कंडेय मुनि, और चित्रसूत्र आएगा तो नारायण मुनि। तो यहाँ ऑप्शन है विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं तो कोई तो होगा, तो ये नारायण मुनि है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र की कलाओं में सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी द्वारा लिखा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि ने की थी। तीसरे खंड से 35 से लेकर 43 अध्याय तक चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है, जिसमें कला में विस्तृत अध्ययन बताया गया। शिल्प क्या है? तो शिल्प देव चित्रकला, फाइन आर्ट, डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। शिल्प इनमें से कोई नहीं है। शिल्प मूर्ति हो जाएगी। शिल्प क्या है? तो इनमें से कोई विकल्प नहीं है। कला में अभिव्यंजना की प्रभावशीलता और माध्यम के विकसित शिल्प का प्रधान है। विकसित शिल्प के ज्ञान के बिना हम अभिव्यंजना की अच्छी और बुरी पद्धतियों में भेद नहीं कर सकते हैं। प्राचीन समय में शिल्प की कुशलता ही कला मानी जाती है थी, और कला के लिए प्रायः शिल्प शब्द का प्रयोग होता था प्राचीन काल में। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में हुआ है। शिल्प और कला का दोनों शब्दों में अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। किंतु इनमें क्या भेद है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। शिल्प और कला में क्या भेद है, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले अंतर उन्होंने बताया था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक और गायक को शिल्प कहा। ये लाइन याद रखना है कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में क्या नर्तक को, वादक और गायक को शिल्प कहा है। कौशिकी ब्राह्मण में नृत्य और गीत को शिल्प माना गया है। ये दोनों लाइन याद रखना है। कला शब्द का प्रथम प्रयोग, तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ है। यहाँ प्रथम प्रयोग हुआ है, और यहाँ ऑप्शन में ऋग्वेद नहीं है, इसलिए नाट्य शास्त्र माना गया है। अगर यहाँ ऑप्शन में ऋग्वेद होता तो यहाँ नाट्य शास्त्र ना होकर आंसर ऋग्वेद होता, क्योंकि यथार्थवादी शब्द यहाँ नहीं मेंशन है। तो कला का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में हुआ, और कला का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाया जाता है। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी, बार बार आता है, ये याद करिएगा। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय पर पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग इसी में किया गया था। वर्ण मिश्रण संबंधी तकनीकों एवं विधियों का भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भाषा, व्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीले और श्याम रंग को मूल माना गया तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनने की बात की गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभाग है? तो 9 अध्यायों में, 35 से 43 तक। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र 9 अध्यायों में है। आयाम मान, प्रमाण मान, सामान्य मान, प्रतिमा लक्षण, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकर, रूप वर्तना, श्रृंगादि भाव, यहाँ तक है। कल भी इसको कई बार बताया। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कीर्ति में आत्मीयता, वेदना, छंद
और अनिवार्यनीय रसमय कला है वही चित्र है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद स्टेला क्रैमरिश और बाद में आनंद किंटिस कुमार स्वामी ने किया था। नग्नजीत द्वारा रचित चित्र लक्षण है। ललित विस्तार में कलाओं में कितनी संख्या बताई गई है? तो 86। ये कल कई बार इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए आज छोड़ दे रहे हैं। जो बॉक्स कई बार एक्सप्लेन हो चुका है उसको छोड़ते चलेंगे ताकि समय कहीं और सही जगह पे लगे। ललित विस्तार में कलाओं की संख्या 86 है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64, शुक्रानीति में 64, क्षेमेंद्र ने ये सारी कलाएं कल बता चुके हैं, इसको बस याद रखिएगा। ललित कलाएं सौंदर्य और ललित के आश्रय से व्यक्त होने वाली ललित कलाएं कहलाती हैं। ललित कलाएं 5 होती हैं: चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, काव्य और संगीत। ललित विस्तार की रचना काल ईसवी पश्चात 3री शताब्दी माना गया। गौतम बुद्ध के महायान से संबंधित है ललित विस्तार। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? मूल भारतीय वास्तुकला, तो मूल भारतीय वास्तुकला शिल्प शास्त्र से संबंधित है। मूल भारतीय वास्तुकला का संबंध शिल्प शास्त्र से है। वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र में 64 कला में 37वें स्थान पर वास्तु विधा गृह निर्माण कला का उल्लेख किया। यहाँ पे ये याद रखना है, 37वें पे क्या बताया है? वास्तु विधा के बारे में, और गृह निर्माण घर को बनाने की कला और वास्तु विधा कामसूत्र में 37वें नंबर पे है। रामायण में कला का अर्थ शिल्प शब्द का प्रयोग होता है, जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि ललित कलाओं के अंतर्भाव है। रामायण काल में चित्र, वास्तु, स्थापत्य कलाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। मत्स्य पुराण के लगभग सभी 8 अध्यायों में, तो मत्स्य पुराण में लगभग 8 अध्यायों में शिल्प कला की चर्चा की गई है। स्कंद पुराण में महेश्वर और वैष्णव नामक खंड शिल्प और कला के संबंध बताया गया। यहाँ पे जो भी पुराण है उसमें कहाँ कहाँ पे कलाओं की चर्चा की गई है वो बताया गया है। एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है, तो भारतीय चिंतन आंखों को सुंदर लगना नहीं। कला ऐसी नहीं है जो सिर्फ आंखों को सुंदर है, कला अंदर से भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो ये गलत है। इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं, जन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना नहीं, तो हृदय स्पर्शी आनंद, ऐसा आनंद जो हृदय को भी स्पर्श करे, हृदय को भी खुश करे, वो कला होती है। भारतीय कला दर्शन शास्त्रों से के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में यथा कला यथा शब्द श्रीण सा नियमति, कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विधा ना सा कला में, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें कोई शिल्प नहीं है, ना कोई विधा है, न जो कला ना हो। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। नेक्स्ट है षडंग सिद्धांत। षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडंग सिद्धांत विष्णु धर्मोत्तर कामसूत्र का टीका है जयमंगला में। वात्स्यायन के कामसूत्र में 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3य अध्याय का टीका करते हुए यशोधर पंडित ने 6 अंक बताए हैं। 6 अंक कौन से हैं? रूप भेदा, प्रमाणानी, भाव लावण योजना, सदृश, वर्णिका भंग, चित्रिति, षडंकम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो चित्रकला से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3रे खंड में 35 से लेकर 43 9 अध्यायों में चित्रसूत नामक एक प्रकरण है, जिसमें आरंभिक श्लोकों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि चित्रांकन के संबंध में इससे पहले ही विचार होने लगा था और मुनि वर्ग मनीषी लोगों ने इस पर क्रियात्मक रूप से भाग लेने लगे थे। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का धातु से मानते हैं। का मतलब सुखम लति इति कलाम, का आनंद लति इति कला। इस प्रकार कला में विभिन्न अर्थ माने जाते हैं। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता भोज है। राजा भोज परमार वंश के 9वें शासक थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी धार में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। मध्य प्रदेश की राजधानी नेपाल को राजा भोज ने बसाया था। सम्रांगण सूत्र के धार के रचयिता राजा भोज थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा था? तो मार्कंडेय मुनि। क्वेश्चन आ गया ना, बार बार कहने की राइटर का नाम याद रखना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि ने की थी। इन्होंने सभी कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च माना था तथा 5 प्रकार की रंगों का वर्णन किया। दर्शन के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति रस है। रस उत्पत्ति का सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था और 8 रस बताए थे।
रसमाला किसने लिखी थी? तो रसमाला सोमेश्वर ने लिखी थी। सोमेश्वर एक प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक थे जिन्होंने रसमाला और कीर्ति कौमुदी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ना यथार्थवादी है ना कुछ है, लेकिन यहाँ पे ऋग्वेद ऑप्शन में है, इसीलिए ऋग्वेद है। भारतीय कला दर्शन में शास्त्रों का अध्ययन से स्पष्ट है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। यथा कला, यथा शब्द, मग श्रेण सा नियमति कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल की है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ है। भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला विष्णु धर्मोत्तर पुराण ईसा की चौथी पांचवी शताब्दी में इसकी रचना मानी गई है। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? तो शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। आप केरल प्रांत के मूलतः निवासी थे। वेदों की कितनी संख्या? तो वेदों की 4 संख्या है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में 4 वेदों की गणना की गई, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में। सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण की प्रेरणा है। भारतीय चित्रकला सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। विशेषता अंतःकरण है। ऐसी कला, ऐसी विशेषता जो आंतरिक मन को खुशी प्रदान करे, वो कला होती है। तो अंतःकरण की प्रेरणा है। भारतीय चित्रकला एवं कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न है। भारतीय चित्रकला धार्मिक है, अंतःकरण की है, जबकि विदेशी चित्रकला भौतिकवादी है पूरी तरह से। भारतीय कलाओं में ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जैसे धार्मिकता, आध्यात्मिकता, अंतः प्रकृति का अंकन, कल्पना, प्रतीकात्मकता है। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखने का महत्व है। कामसूत्र में आलेख के विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी? तो वात्स्यायन ने। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या वात्स्यायन ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने 600 ईसा पूर्व में की थी। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र में कलाओं की संख्या 64 मानी जाती है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन मिलता है। कामसूत्र की 64 कलाओं में आलेख्यम, जिसे चित्रकला कहा गया, का स्थान चौथे नंबर पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे गीत, ये भी याद रखिए। दूसरे नंबर पे वाद्य, ये भी याद रखिए। तीसरे पे नृत्य, चौथे नंबर पे आलेख और पंचम पे विशेष काक्षम यानी पत्तियों के काट छाट कर विभिन्न, ये 5 स्थान याद रखना है कामसूत्र का। वास्तु विधा 37वें स्थान पे है। क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति कौन है? तो क्षय वृद्धि सबसे पहले चित्रसूत्र में क्षय वृद्धि की चर्चा की गई है। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाले प्राचीन ग्रंथ को चित्रसूत्र कहते हैं। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। संपूर्ण चित्रसूत्र में 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम मान, प्रमाण मान, सामान्य मान, प्रतिमा लक्षण, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकर और रूप निर्माण आदि पर चर्चा की गई है। ललित कलाएं मानी गई है, तो ललित कलाएं 5 मानी गई है। जर्मन, हीगेल कौन थे? जर्मन के थे, तो जर्मनी थे, तो याद रखना है, पूछता है हीगेल कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। ललित कलाओं को 5 भागों में विभाजित किया है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। हीगेल के इस विभाजन में हीगेलियन क्लासिफिकेशन कहा जाता है। हीगेल ने काव्य को सर्वोच्च स्थान एवं वास्तुकला को निम्न कला बताया है। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो ललित कला में 5 आती हैं, चित्रकला, स्थापत्य, संगीत, सभी आती हैं, तो इसलिए आंसर सभी हो जाएगा। हीगेल ने हीगेलियन क्लासिफिकेशन में ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति, स्थापत्य। फिर यहाँ सुमेलित करना है। धीमान वित्तपाल पाल शैली के हैं। किससे संबंधित थे? पेंटिंग, चित्रकला से। नग्नजीत चित्र सूत्र नहीं, चित्र लक्षण लिखे थे। खापुरी लिंगराज मंदिर में जो ऊपर होता है खपुरी होता है। खुर क्या होता है? जगती को खुर भी कहते हैं, याद रखना है। धीमान वित्तपाल पाल शैली के चित्रकार थे। नग्नजीत चित्र सूत्र नहीं, चित्र लक्षण। कापुरी लिंगराज मंदिर में खुर जगती को भी कहते हैं। धीमान और उसके पुत्र वित्तपाल ने पाल शैली में प्रसिद्ध कलाकार थे। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों में बंगाल, बिहार, नेपाल है। चित्र लक्षण के रचयिता नग्नजी थे। नग्नजी थे विश्वकर्मा के शिष्य थे। ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विधा की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की थी, तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेजा। कल समझाए हैं सब। लिंगराज मंदिर के ऊपर चारों कोनों पे 2 परीक्षा सिंह बैठे हैं, जिन पर आमलक शिखर होता है। इससे ऊपर छतरी नुमा खपरी होती है, जिस पर शिव की आयु त्रिशूल होता है। फिर क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य मंची कला का एक प्राचीनतम विशाल भारतीय ग्रंथ है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम, नाट्य कला, संगीत कला, प्रतिमा लक्षण है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सही है और ये गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा, ए सही और आर सही नहीं है। वृहत संहिता लेखक कौन है? तो वृहत संहिता, वृहत से वराह मिहिर याद रखना है। वराह मिहिर का जन्म 505 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। 550 ईस्वी में लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहत जातक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। वराह मिहिर ईसा की 6ठी शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल थे। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों के कालक्रमानुसार चयन करें, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी सेट करना है। सबसे पहले वृहत संहिता 6ठी शताब्दी की, कादम्बरी 7वीं की, अभिनव भारती 10वीं की और पंचदशी 1377 की। तो कौन सा ऑप्शन? वृहत संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती और पंचदशी, ये आंसर हो जाएगा। और इसको याद कर लीजिएगा, हमने भी याद किया था टिक करके। कला के शब्द का, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, यथार्थवादी प्रयोग। कला संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। अष्टाध्यायी के ग्रंथ के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए ग्रंथों में चित्रकला का उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी का ज्ञात किया था। इसमें शिल्प को चारु, ललित कला औरकारु उद्योग अर्थात दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया है। साथ ही राज्यों के अंग और सांकेतिक लक्षणों के प्रसंग, पक्षी, पशु, पुष्प, वृक्ष, नदी आदि पर्वतों की चर्चाएं, लक्षणों की चर्चा की थी। साथ ही उनका किस विधि में अलंकृत किया गया था, इसका भी उल्लेख इसी में मिलता है। कहा जाता है कि पाणिनि ने अपने वर्णमाला की जो उत्पत्ति हुई है इसी ग्रंथ में मानी जाती है, अष्टाध्यायी में। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कल बताए थे किसकी है? ब्रॉड्रिक की है। पेंटिंग है तो कभी पिगाट नहीं होगा। फिर है प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो पिगाट है। स्टोरी ऑफ आर्ट जीएच गैम्ब्रिज की है। द आर्ट ऑफ इंडिया स्टेला कैम्ब्रिज की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही वाला जो भी पीछे पीछे गया है। धीमान वित्तपाल पेंटिंग से है। नग्नजीत चित्र लक्षण से है। खापुरी लिंगराज मंदिर खुर, ये अभी पढ़ा के गए हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर है चौर पंचाशिका, ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र कौन है? तो चंपावती बिल्हड़ है। बिल्हड़ ने 11वीं शताब्दी में कृत चौर पंचाशिका, इसे कवि क्या है? बिल्हड़, और उनकी प्रेसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख मिलता है। अच्छा, चौर पंचाशिका किस शैली का है? राजपूत शैली का है कि जैन शैली का है? जैन शैली। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों में अस्तित्व का वर्णन करता है? तो विनय पिटक। विनय पिटक ऐसा ग्रंथ है जो, विनय पिटक ऐसा है जो बौद्ध मूल ग्रंथ, बौद्ध का मूल ग्रंथ है, और इसमें शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों को अस्तित्व का वर्णन करता है विनय पिटक। शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन बौद्ध मूल ग्रंथ विनय पिटक का वर्णन किया जाता है। बौद्ध धर्म की 3 मूल ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये याद रखना है। ये तीनों है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, और इसी में शाही, विनय पिटक में शाही इमारतों का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में चित्रण महायान शाखा के शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का चित्रण मिलता है। महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता का ग्रंथ है। प्रज्ञा पारमिता में कितने? 8000 श्लोक है। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित प्रज्ञा पारमिता, साधन माला, पंचशिखा, करण देव ग्रंथ व्यू है। ये पाल शैली में याद करना पड़ेगा, यहां से देखिए, इसको याद कर लीजिए, ये पाल शैली का ग्रंथ है। चौर पंचाशिखा किसके द्वारा लिखा गया था? तो बिल्हड़ के द्वारा। चौर पंचाशिखा बिल्हड़ के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। जय मंगला यशोधर पंडित। कल्पसूत्र भद्रबाहु। शिल्परत्न श्री कुमार। पंचतंत्र के लेखक विश्वकर्मा, विष्णु शर्मा। और बृहत्कथ के लेखक गुणाज्ञ। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है, तो वर्णिका चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है। नागर, मिश्र और वर्णिक आता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, वर्णिक, नागर, मिश्र एवं सत्य चित्र। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है। उनकी अन्य कीर्ति है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्य,
विक्रमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि। फिर है मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस। इनको पूछा है, हो सकता है आगे ए के स्वामी को पूछ ले। ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक है? चार वेदों के, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। वेदांगों का क्रम, तो वेदांगों का क्रम ये होगा शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। ज्योतिष सबसे लास्ट में आएगा, शिक्षा सबसे पहले आएगा। तो याद रखना है ये इसके वेदांगों के 6 वेदांग होते हैं और इसका ये क्रम है। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप किसका है? तो अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य को वैदिक परंपरा में ईश्वरीय रूप में माना गया है। चार वेदों में गीत्यात्मक यानी गाने वाला वेद कौन सा है? तो साम वेद है। साम वेद का तात्पर्य वह ग्रंथ जिसमें मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, ये याद रखना, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन के समय मंत्र गाए जाते थे। इसका नाम साम वेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गायन पद्धति में निश्चित मंत्र है। साम वेद यद्यपि छोटा है परंतु एक तरह से सभी वेदों का सार रूप है। साम वेद संहिता को 2 भाग में बांटा गया, आर्थिक और गान। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक कौन सा है? तो गायत्री मंत्र वेदों में सबसे पवित्र श्लोक माना गया। गायत्री मंत्र वेदों में महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह मंत्र सवित देव की उपासना के लिए है, इसीलिए इसे सावित्री भी कहा गया। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसमें इसे श्री गायत्री के रूप में भी पूजा जाता है। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उदित है। इसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र है। गायत्री एक छंद है जो 24 मात्राओं के संयोग से बना है। संचारी भाव कितने होते हैं? तो 33 संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव का संबंध रस से होता है। इनमें से कौन पृथक वेद है? तो ऋग्वेद, अर्थवेद, आयुर्वेद कोई वेद नहीं है। आयुर्वेद वेद नहीं है, आयुर्वेद अर्थवेद का एक भाग है। सामान्यतः हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है। सामवेद में इसमें उपासना संगीत का मंत्र है। यजुर्वेद में कार्य, क्रिया, यज्ञ, समर्पण है। अर्थवेद में गुण, धर्म, आरोग्य, यज्ञ है। फिर कथन है, यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध होते हैं, कि भाव और रस दोनों आपस में, जो रस का एक भाव होता है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्रण सृजन करता है। हाँ, तो दोनों सही हो जाएगा। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो इंडो आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे और इन्होंने ही सारे वैदिक साहित्यों को संस्कृत भाषा में लिखा था, क्योंकि इनकी जो मूल रचना भाषा थी वो संस्कृत थी। और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि उस समय जिसको संस्कृत नहीं आती थी उसे मलेच्छ कहा गया है। ये यूपीएलटी के जीके में क्वेश्चन आया गया था कि किस ग्रंथ में जिसको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है मलेच्छ कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। भारतवर्ष में प्राय सभी संप्रदायों में प्राचीन काल से संस्कृत भाषा को अपनाया गया है और इंडो आर्य संस्कृत बोलते थे। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा वर्णन है चित्रलक्षणम। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन चित्रलक्षणम ग्रंथ में हुआ है, जहां नग्नजीत ने राजा के चित्र की रचना की एवं उस चित्र पर ब्रह्मा जी ने जान डाल दिया था। बने चित्र को जिंदा कर दिया, इसी कारण ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार कहा गया। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? तो योगी। याद रखना, अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया। अग्नि पुराण की रचना 200 से 400 में है। अग्नि पुराण में कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसके 13 अध्यायों में केवल मूर्ति कला का वर्णन है। इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा प्रदान की गई है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? तो शिल्प है। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः चित्रकला, वास्तुकला को शिल्प कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ को जब कराने के लिए बोला गया था तो उसमें कपल को, जोड़े को बैठना था, तो श्री राम जी को अपने साथ बैठाने के लिए सीता जी की जरूरत पड़ी थी, लेकिन उस समय सीता जी इनसे नाराज होकर कहीं चली गई थी। तो उस समय कहा गया था कि आप सीता जी की प्रतिमा बना के अपने साथ बैठा लीजिए। तो उनकी जो स्वर्ण प्रतिमा है वो मय नामक कलाकार ने बनाया था। याद रखना है, मय नामक कलाकार ने, शिल्पी ने। पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा है। सीता जी की अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर श्री राम जी ने मय नामक शिल्पीकार से सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र मिलते हैं? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पहले कला का उल्लेख है और चमड़े पर अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है यहीं पर।
ये चैप्टर 2 यहाँ से फिनिश है। अब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3 सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, विजन एंड डिजाइन पुस्तक के लेखक, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विजन एंड डिजाइन रोजर फ्राई के द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ से याद कर लीजिए, हीगेल का जन्म 1770 में, 18 क्रोचे का 1866 में, टॉलस्टॉय का 1828 में और रोजर फ्राई का 1866 में। जन्म पूछ सकता है एलटी में। विजन एंड डिजाइन नामक पुस्तक रोजर फ्राई द्वारा लिखी गई थी। रोजर फ्राई का जन्म 1866 लंदन में हुआ था। और ये ब्रिटेन के चित्रकार और क्या थे? तो ब्रिटेन के चित्रकार और कला समीक्षक थे और इनका उल्लेखनीय कार्य दृष्टि और विजन था। जियोवेनी बेलिनी 1899 में प्रकाशित हुई थी। और विजन एंड डिजाइन इनकी दूसरी पुस्तक है। ट्रांसफॉर्मेशन सेजन और हेनरी मैटिस इनकी अन्य पुस्तकें हैं। फिर यहाँ पे कलाकार समूह का कालक्रम बताना है। क्या है? सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, आइंस्टाइन है। तो यहाँ पे इनका कार्यकाल बताना है। तो सुकरात सबसे प्राचीन है और सुकरात का कथन था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इनका जन्म 470 ईस्वी से 399, प्लेटो 427 से 347, अरस्तु 300। तो यहाँ से ये याद रखना है, जन्म याद रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे। 470 ये है। फिर 430 सबसे आइंस्टीन लास्ट में, तो आंसर ए वाला हो जाएगा। इसीलिए सारे जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शन में आ रहे हैं सबका जन्म और मृत्यु याद कर लीजिए। सुकरात का जन्म 470 है, 30 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, हुआ था। इनकी मृत्यु 399 में हुई थी। सुकरात ने सुकरात ने नहीं, 430 ये शायद, क्या थोड़ा कंफ्यूज हो गए, 430 ही होगा, 70 नहीं होगा। एथेंस में, कहाँ पे? एथेंस में हुआ था। सुकरात ने बुद्ध की तरह ही ग्रंथ की रचना नहीं की। सुकरात ने बुद्ध की तरह किसी ग्रंथ की रचना की। इनका कथन था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। प्लेटो का जन्म 427 में हुआ था और इनकी पुस्तक है एपोलॉजी फ्रीडो सिंपोजियम रिपब्लिक, ये याद रखना है। इनका कथन है कला सत्य की अनुकृति है। और अरस्तु का जन्म 384 यूनान में हुआ था। इनकी पुस्तक है पोएटिक्स और रेटिक्स और इनका कथन है कला अनुकरणीय मूल है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एलटी में या मिनिमम 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे। किसने कहा था कि कला सहज ज्ञान है? तो कला सहज ज्ञान, सहज ज्ञान क्रोचे ने कहा था। कला एक सहज ज्ञान है, क्रोचे ने कहा है। अंतः प्रज्ञा इंस्टीट्यूशन, क्रोचे कहा है। कला सत्य की अनुकृति वर्ड है, प्लेटो है। अनुकरण वर्ड आएगा, अरस्तु है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, भौतिक सत्ता, हीगेल है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, कल्पना शैले हैं, शैली लिखा है लेकिन ये शैले हैं। कला ईश्वरी कीर्ति की, ईश्वरी कीर्ति, यहाँ जहाँ ईश्वर की कीर्ति आ गई के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, रस्किन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अलेक्जेंडर गार्टियल्स वार्मगार्टन, वार्मगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए? तो वार्मगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा गया है। वार्मगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है। 1714 में जन्म, बर्लिन जर्मनी में, मृत्यु 1762 में। और इनका विचार था कि कामुक अनुभूति की पूर्णता रूप से सौंदर्य शास्त्र, और इनके पुस्तक एस्थेटिक है। द सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी है? तो जॉर्ज संतायना की है। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक जॉर्ज संतायना है। द लाइफ ऑफ रेशन पुस्तक भी जॉर्ज संतायना ने, इनकी अन्य पुस्तक ये यहाँ से याद कर लीजिएगा। सौंदर्य शास्त्र के संवेदनात्मक, भावनात्मक गुण, धर्म और मूल्यों का अध्ययन, कला, संस्कृति और प्रकृति प्रति अंकन में सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का अंग है। इसमें सौंदर्य मीमांसा, आनंद मीमांसा भी कहते हैं। फिर मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है? हर्बर्ट रीड की, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की अनुकृति का सिद्धांत, अनुकृति का सिद्धांत मिमेसिस थ्योरी किसकी है? तो प्लेटो की है। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस, अभिनव गुप्त का नौवां रस शांत रस हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने नौवां रस शांत रस दिया है। चित्रसूत में रस प्रकार दिखाएगी, उसमें नौ रस है और 9 रस है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी में वर्गीकृत किया गया है। रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। आरंभ में भरत मुनि ने 8 रस और उसके 8 स्थायी भाव बताए थे। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों का वर्णन किया है। 8 स्थायी भावों में 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक और 33 संचारी है। श्रृंगार का रति और रंग श्याम है। हास्य का हास है, रंग श्वेत है। करुण का शोक है और रंग कपोत है। वीर का उत्साह है, रंग गौड़ है। रौद्र का क्रोध है, रक्त है। ये याद रखना है, रक्त रौद्र का है, रति का नहीं है। कुछ लोग श्रृंगार का रंग लाल बता देते हैं, तो श्याम है। श्रृंगार का रंग श्याम कृष्ण जी से जोड़ दिया गया है। भयानक का भय है कृष्ण। विभत्स जुजुप्सा नीला, अद्भुत विस्मय पीला, शांत निर्वेद सफेद।
रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक किया था? तो रीति सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया था। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आचार्य वामन थे। इन्होंने काव्य अलंकार, आचार्य वामन की कीर्ति है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति होती है। रीति संप्रदाय में आचार्य वामन नवीं शती द्वारा प्रवर्तक एक काव्य संप्रदाय है जो रीति को काव्य की आत्मा मानता है। लक्षण ग्रंथों से प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ ढंग, शैली और प्रकार, मार्ग, प्रणाली। ये टॉपिक जो है बहुत ही कठिन है, लेकिन यहाँ पे जिसकी कमांड बन जाएगी 10 से 12 क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से कर ले जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी उसी का होगा, क्योंकि यहाँ से लोगों का क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। प्राचीन कला सब तैयार करते हैं, आधुनिक सब तैयार करते हैं, ये कठिन पार्ट होता है। और एलटी में यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने में सहायक होती है? तो किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए हमारी इंद्रिय संवेदना तो होती है। तो इंद्रिय संवेदना से हम देखते हैं, जिसे कहते हैं सेंस ऑर्गन। उसमें सेंस ऑर्गन में 5 होते हैं, तो इंद्रिय ऑर्गन, इंद्रिय संवेदना से हम किसी वस्तु के सौंदर्य को देखते हैं। किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए इंद्रिय संवेदना सहायक होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में वस्तु ज्ञान के बिंब बनते हैं। रूप का बिंब, रंग का बिंब, ध्वनि का बिंब, स्पर्श, कठोरता, कोमलता का बिंब हमारी ज्ञान इंद्रियां संवेदना माध्यम को महसूस करती है। इनमें काव्य प्रकाश के रचयिता, काव्य प्रकाश की बात आएगी आचार्य मम्मट है। काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट है। काव्य प्रकाश या अलंकार, इसी को अलंकार सिद्धांत कहते हैं, आचार्य भामा है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन है। ये यूपी टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आनंदवर्धन, ये याद रखिएगा। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत, अभिनव, आ से अभिव्यक्तिवाद, आ से अभिनव गुप्त। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु का है। भुक्तिवाद का सिद्धांत भट्टनायक का है। ये सब रटना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होता एक बार में। फिर कथन है, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं का एक प्रमुख बल है, क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता को आनंद के लिए अनुभूत करता है। दोनों कथन सही हो जाएगा। विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक का है? तो विरेचन अरस्तु का है। विरेचन, जिसे इंग्लिश में कैथरेसिस भी कहते हैं, अरस्तु द्वारा दिया गया है। कला और साहित्य द्वारा हमारे दूषित मानवकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। अरस्तु ने इस सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की महत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास किया है। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट, यहाँ क्रिटिक वर्ड है तो इमैनुअल कांट हो जाएंगे, क्रिटिक नाम जिसमें आएगा कांट हो जाएंगे। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कांट है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट के लेखक जर्मन दार्शनिक हीगल है। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी विलियम होगार्थ है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ओकाकुरा के हैं, ये जापान के थे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट तथा आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 की कलिंगवुड की है। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो थियोडोर लिप्स ने। समानुभूति की अवधारणा थियोडोर लिप्स ने प्रस्तुत किया था। किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो एक दूसरे पर केंद्रित होती हैं, या रुझान, जिसका रुझान दूसरे की तरफ होता है, जिससे करुणा की अनुभूति, हमदर्दी और चिंताएं शामिल हो, उसमें सहानुभूति कहा जाता है। ऑन मोनार्की किसका है? तो ऑन मोनार्की दांते का है। ऑन मोनार्की राजशाही पुस्तक है, नामक ग्रंथ दाते एलेग्री का है। इटली के मध्यकाल में सबसे महान कवि दाते हैं, जिनका जन्म यहाँ इनका 1956 है, गलत है। दाते यहाँ पे स्वच्छंदतावाद के समय आएंगे, जिनमें विलियम ब्लैक ने दाते की पुस्तक को चित्रित किया है, तो ये 1500 के आसपास होंगे, ये गलत है। क्योंकि यहाँ दिया है ना मध्यकाल में, इटली के मध्यकाल की बात है, तो मध्यकाल 1500 से 1600, 1700 के आस 1600 तक था। दाते सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी अपने ढंग से अनुपम प्रति, इन्हीं की डिवाइन कॉमेडी को किसने चित्रित किया था? तो इनकी डिवाइन कॉमेडी को चित्रित किया था विलियम ब्लैक ने। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र, पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का अभी पीछे बताए हैं। सौंदर्य का अंग है, तो सौंदर्य का अंग दर्शन, सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का अंग सौंदर्य माना जाता है। सौंदर्य दर्शन शास्त्र का अंग है। जर्मनी समस्त यूरोप में अपने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए विशिष्ट रहा। यद्यपि प्लेटो, अरस्तु के समय कला पर दार्शनिकों एवं आलोचनात्मक विवेचन होते चले।
आए हैं, परंतु एक विशिष्ट विषय के रूप में सौंदर्य एवं कला पर दार्शनिक द्वारा विचार विमर्श 18वीं शती के उत्तरार्ध में ही गंभीरता पूर्वक आरंभ हुआ। यूरोप में सौंदर्य के अध्यात्म का एक स्वतंत्र विषय बनने वाला प्रथम दार्शनिक कौन थे? वामगार्टन थे, इसीलिए इनको सौंदर्य शास्त्र का जनक माना गया है। वामगार्टन ने 1750 ईस्वी में कौन सी पुस्तक एस्थेटिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उसने एस्थेटिक शब्द की व्याख्या फिलॉसफी ऑफ टेस्ट, थ्योरी ऑफ फाइल आर्ट्स एंड साइंस, ब्यूटीफुल के अर्थों में सीमित कर दिया था। कला भावों की कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। कला क्या है? जो भाव होती है उसी का अवतार है। कहां पर? पृथ्वी। किसने कहा था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। कला भाव का पृथ्वी पर अवतार है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है। वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 से 1976 67 भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार थे। वासुदेव शरण अग्रवाल स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका योगदान रहा। साथ ही इन्होंने मथुरा संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में भी अपनी सेवाएं दी। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति में कृतित्व एवं तज्जानित यश का अमर आधार इनके संस्कृत एवं हिंदी ग्रंथों में मिलता है। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। किसका है? इमर्सन का है। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, इमर्सन का कथन है। इमर्सन के अनुसार सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। उसका दर्शन करो, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। अमेरिकी दार्शनिक सांतायना ने भी सौंदर्य को उच्च वैदिक स्वर से देखा है। सौंदर्य वस्तु में नहीं देखने होता है। इमर्सन का जन्म 1856 में अमेरिका में हुआ था। इमर्सन क्या थे? तो लेखक, वकील, राजनीतिज्ञ थे। इनकी पुस्तक विनिंग विड्स द मैन हु डिस्कवर्ड हिमसेल्फ थी। विलियम जॉर्ज इमर्सन की मृत्यु 1918 में हुई थी। सौंदर्य सौंदर्यभूति यानी सौंदर्य शास्त्र पर भरत की और प्लेटो की। प्लेटो विदेश के थे, इटली के थे, और भरत भारत के थे। इनकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी? तो दोनों की विचारधारा विरोधी थी, समान नहीं थी। सौंदर्य पर सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की जो विचारधारा थी वो विरोधी थी। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो कांट है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कांट है। इमैनुअल कांट का जन्म 1724 ईस्वी में हुआ था। और जर्मन वैज्ञानिक, नीति शास्त्री, दार्शनिक थे। उनका मत था कि कांट लालप्स परिकल्पना, हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। उक्त परिकल्पना के अनुसार संतृप्त वाष्प राशि नेबुला से इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ते हैं कला से। इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार है अंतर्ज्ञान। इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार अंतर्ज्ञान है। जर्मन चिंतन कांट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ क्रिटिक ऑफ जजमेंट में ब्यूटी और सब्लिमिटी दोनों पक्षों पर विचार किया। कांट के अनुसार सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करता है और सब्लिमिटी परोक्ष रूप से। कांट की दृष्टि में सौंदर्य रूप से रंग नहीं, अनावश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुकरात का जन्म यूनान में हुआ था। सुकरात का जन्म यूनान में हुआ था। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। इन्होंने पश्चिम दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में इनकी अहम भूमिका रही। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। सुकरात ने प्लेटो की भांति सौंदर्य और स्वतंत्र अस्तित्व को कदापि स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसने सत्य, शिव और सुंदरम में पारस्परिक संबंध माना है और उन्हें उपयोगिता के पर्याय में कहा है। उसने स्पष्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट कॉल्ड ब्यूटीफुल बिकॉज दे सर्व सम रेशनल एंड। ऊपर से सुंदर लिखने वाली वस्तुएं सुकरात के अनुसार सुंदर नहीं है यदि वे मानव के लिए उपयोगी ना हो। ऐसी चीजें सुंदर हैं जो उपयोगी हो मानव के लिए। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु प्लेटो का था। प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का शिष्य प्लेटो था। प्लेटो का अरस्तु था और अरस्तु था, और ये तीनों दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनान से संबंधित थे। ग्रीक दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में काव्य के मूल प्रत्यय का अनुकरण कहा है। प्लेटो के ग्रंथ कौन कौन से हैं? रिपब्लिक, ये पूछा गया है। द स्टेट सीमेंट, द लॉज, सिंपोजियम, ये। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म, अरस्तु को पॉलिटिक्स के ग्रंथ प्रसिद्ध है, याद रखना है यहाँ पे। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक कौन थे? तो मैक्स बेर्दिमर। दृश्य बोध में गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक जनक कौन थे? मैक्स बेर्दिमर थे। निम्नलिखित में से कौन रूपवाद का प्रवर्तक है? तो रूपवाद का रोजर फ्राई है। रूपवाद के प्रवर्तक रोजर इलियट फ्राई थे, जिनका जन्म 1866 में हुआ था। और इनकी कुछ पुस्तकें थी, आर्ट एंड कॉमर्स, द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिसिस, आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, विजन एंड डिजाइन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ
ब्रिटिश पेंटिंग इत्यादि, इन्हें रूपवाद का प्रवर्तक माना है। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, तो इच्छा पूर्ति का सिद्धांत मनोविज्ञान होता है। जो मन की पूर्ति करे वही इच्छा होती है, वही मनोविज्ञान है। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान है। इच्छा पूर्ति एक अनैतिक विचार है, विचार की प्रक्रिया के माध्यम से इच्छा की संतुष्टि, इच्छा की पूर्ति सपनों या दिवा स्वप्नों या न्यूरोसिस के लक्षणों या मनोविकृति या मति भ्रम हो सकती है। यदि संतुष्टि अक्सर अप्रत्यय होती है तो इसे पहचानने की व्याख्या आवश्यक होती है। और फ्रायड ने 1900 में द इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रीम नामक अपनी प्रारंभिक पाठ में शब्द वुंशरफुलुंग गढ़ा है। फ्रायड के अनुसार इच्छा पूर्ति तब होती है जब अचेतन इच्छाएं अहंकार, अति अहंकार को दबा ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड का मत था कि काम या काम लिप्सा या मन शक्ति ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है। ये सही कथन है। कारण क्योंकि वह मनोविश्लेषक थे और उन्होंने खोज की समस्त मानवीय व्यवहारिक के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती थी। ये सही है लेकिन ये अधूरा सत्य है, तो इसीलिए सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। पुस्तक है मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, हेनरिक जिमर की है। मिथ्स एंड ये हेनरिक जिमर के लेखक, हेनरिक जिमर सिविलाइजेशन के लेखक प्रख्यात जर्मन इतिहासकार हेनरिक जिमर थे। जिमर मैक्स मुलर के पश्चात दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत के संस्कृति एवं कला का विस्तृत ज्ञान था। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन एवं बौद्धिक इतिहास का विभाग 2010 में उद्घाटन इन्हीं के नाम पर किया था। किसने कहा कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य, तो हीगेल ने कहा था। हीगेल जर्मन के थे, ये याद रखना है, और उनका जन्म 1770 में था। हीगेल ने ललित कलाओं के 5 भाग में विभाजित किया था, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा की थी? मॉडर्न पे पहली बात तो जॉन रस्किन की पुस्तक मॉडर्न पेंटर थी और इसी मॉडर्न पेंटर में इन्होंने टर्नर की प्रशंसा की थी। जॉन रस्किन का समय 1819 से 1900 था। जो रस्किन का कला संबंधी विचार मॉडर्न पेंटर नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। जो आंगल दृश्य चित्रकार, कौन सा आंगल दृश्य चित्रकार टर्नर की कला की प्रशंसा की है। रस्किन के अनुसार कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। रस्किन ने कला की दूसरी विशेषता सत्य की प्रस्तुति बताई है। नेक्स्ट है, कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए क्योंकि यह मानव मानस को सत्य के अनेक पक्षों की प्रबुद्ध बनाती है। दोनों कथन इसमें क्या है? सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार सिद्धांत किसने? तो अलंकार सिद्धांत भामा ने किया था। अभी पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन पढ़े हैं। फ्रेस्को विधि क्या है? तो फ्रेस्को विधि भित्ति चित्रण की विधि है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया गया है। फ्रेस्को भित्ति चित्रण में भित्ति चित्रों की तुलना रचना हेतु यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। प्रथम, सूखी भित्ति पर खनिज रंगों का घोल बनाकर किया जाता है। इस प्रविधि में रंगों में स्थायित्व रहता है और रंगों की चमक एक सी रहती है, जिसमें भित्ति पर लगाया हुआ चूना पर प्लास्टर गीला करते हुए खनिज रंगों के घोल से चित्रण किया जाता है। संपूर्ण दीवार पर पहले साधारण प्लास्टर करते हैं, फिर उस पर उत्तम सामग्री से निर्मित प्लास्टर पर एक परत चढ़ाते हैं। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसकी है? तो मीनिंग ऑफ ब्यूटी एरिक न्यूटन की है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक एरिक न्यूटन की है। एरिक न्यूटन का जन्म 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एरिक न्यूटन अंग्रेजी कलाकार, लेखक और प्रसारक थे। एस्थेटिक पुस्तक किसकी है? तो बामगार्टन की है। डांस ऑफ शिवा राजपूत पेंटिंग आनंद कंटिश कुमार स्वामी की है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि कला अभिव्यक्ति है? तो कांट ने कहा था। सर्वप्रथम कांट ने कहा था कि कला अभिव्यक्ति है। जर्मन दर्शन शास्त्री कांट का जन्म केनिन्सबर्ग में एक मोची परिवार में हुआ था। कांट अंतर्मुखी दृष्टि से उदासीनता के असीम रूप में अमूर्त भावना मानते थे जो इंद्रिय रूप से परे है। यद्यपि इसकी अभिव्यक्ति इंद्रिय माध्यम से हो सकती थी। टॉलस्टॉय की दृष्टि में रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि द्वारा भाव की जो अभिव्यक्ति होती है दर्शक के मन में, वही जागृत, तो इसीलिए इनका कहा जाता है संचार या कम्युनिकेशन का सिद्धांत टॉलस्टॉय का। हीगल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता है। रस्किन के अनुसार कला मानव मन के सहज भावों की व्यंजना है। सौंदर्य शास्त्र के जनक बामगार्टन, इनको कई बार बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रसों व सा विचारधारा भारतीय है। रसों व सा विचारधारा कैसी है? भारतीय है। सीधा सीधा अर्थ है वह रस रूप है, लेकिन अनुवाद में तुम देखते तो फर्क हो जाता। भगवान रस रूप है, वह तत्काल भगवान हो गया।
मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड की है। हर मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड का। हर्बर्ट रीड का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत को निम्नलिखित में से कांट के सौंदर्य सिद्धांत को पहचानिए। तो कांट का सिद्धांत कौन सा? आंसर ये हो जाएगा। इमैनुअल कांट का जन्म 1724 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और इनके सिद्धांतों में कांट ने सौंदर्य सिद्धांत में क्रिटिक ऑफ जजमेंट, थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है। आर्ट इज एक्सपीरियंस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जॉन डेवी ने आर्ट एंड एक्सपीरियंस पुस्तक, यहाँ पे ये आंसर सी दिया है तो ये गलत है, याद रखना है, बी होगा इसका आंसर, जॉन डेवी। आर्ट एंड एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक जॉन डेवी है। रॉबिन जॉर्ज कलिंगवुड का जन्म 22 फरवरी 1899 में हुआ था, 1889 में हुआ था। कलिंगवुड एक अंग्रेजी दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातात्विक वेत्ता थे। इन्हें दार्शनिक कार्यों के लिए जाना जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, द आइडियाज ऑफ हिस्ट्री इनकी प्रसिद्ध लेख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे।